नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों पर जब हम आपके सामने संपूर्ण विश्लेषण रखते हैं तो आपको भी मौका देते हैं अपने इस खबर से, इस कार्यक्रम से जुड़ने का। उन खबरों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम सोशल मीडिया एक्स पर पूछते हैं जिनका जवाब जनमत में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जनमत में देख लेते हैं, यानी आपको उन खबरों से बाखबर कर देते हैं जो सीधे सीधे आप पर और समाज पर प्रभाव डालती है। तो जरा आइए जल्दी से देख लिया जाए वो कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो देखिए, राज्यसभा में बड़ी मैराथन चर्चा चल रही है। कल लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, आज राज्यसभा की बारी है। वृहद चर्चा चल रही है, वोटिंग आज होगी। सरकार ने लक्ष्य बना रखा है कि उच्च सदन से भी इस बिल को आज पास कराकर ही रहना है। क्या कुछ चल रहा है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, अब ये घोटाला हुआ कहां है? उनकी जमीन पर हुआ है जो हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर अपनी राजनीति कर रही है। समझ गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग। हम बंगाल की बात कर रहे हैं जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। ये झटका क्या है और किस तरीके से ममता सरकार की परेशानियां बढ़ाने वाला है, विस्तार से बताएंगे आपको जनमत में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बात प्रकृति पर प्रहार की। हम हमेशा से आपको यही कहते रहे हैं कि प्रकृति का जब तक उपयोग होगा प्रकृति हम पर मेहरबान रहेगी, लेकिन जहां प्रकृति का उपभोग शुरू हो जाएगा प्रकृति हमसे बदला लेना शुरू कर देगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं और राज्य सरकारें ऐसी हैं जो प्रकृति पर निरंतर प्रहार कर रही हैं, इस सच्चाई से पूरी तरह से दूर जाकर कि प्रकृति इसका बदला ले सकती है। प्रकृति पर प्रहार हैदराबाद में हो रहा है, ओवैसी के गढ़ में। किस तरीके से प्रकृति पर प्रहार हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, विस्तार से होगी बात जनमत में। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए, जिहादियों की दरिंदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक कहानी खत्म नहीं होती, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विश्वास को कैसे तोड़ा गया और जिहादियों ने किस दरिंदगी से एक युवती की अस्मिता पर पूरा प्रहार किया, इसकी कहानी भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये वो खबरें हैं जिनसे आपको बाखबर होना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि दुनिया भर की और देश भर की, खासतौर से देश में निगाहें सबकी टिकी हुई हैं उस बिल पर जो आने वाले भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, बहुमत के साथ इसे पास करा लिया गया। अब उम्मीद है कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आज ये बिल पास हो जाएगा। वृहद चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपको राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ लिए चलते हैं। थैंक यू सर। Now Mr. K. Lakshmana. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हुए, जब से लोकसभा में ये बिल प्रस्ताव रखा गया तब से लेकर हमारा विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने ये बिल के खिलाफ माइनॉरिटियों को, मुस्लिमों को जो भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कल से लेकर हमारे आदरणीय गृहमंत्री और हमारे आदरणीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे आज आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के विस्तार रूप से इस बिल के माध्यम से लोगों को बताने के बाद काफी लोग आज, खास तौर से पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो मोदी जी सरकार जो एक बिल लाया गया है उसके माध्यम से ये उनका जो तरक्की होने वाला है, ये इसलिए खुश है। ये हमारे कांग्रेस हो, बाकी विपक्ष हो, ये सहन नहीं पा रहे। When it's coming to the bill, sir, this Waqf Amendment Bill, it is not only a legislative proposal,
this bill is for accountability, inclusivity, rational reform. There is a proverb saying, sunlight is the best disinfectant. Through this amendment, the sunlight shine into the dark crevices of this mismanagement, opacity, misuse, corruption, and all these things. This is going to be curtailed. हिंदी में भी कहावत है, राख को ही चिंगारी बना दिया गया है। किस तरह आज वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आज जब भ्रष्टाचार हो या हमारे जो लैंड डिस्प्यूट्स हो, मिसमैनेजमेंट हो, ये सब होने के बाद बड़ी उम्मीद से ये उम्मीद के बिल के ऊपर खास तौर से मुस्लिम महिलाओं ने और गरीब मुस्लिम ने ये मोदी जी सरकार के ओर देख रहे हैं। आज ये चर्चा के अंदर बार बार जो वक्त की जो बात आती है, शब्द जो उल्लेख किया जाता है, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर एज फार एज माई नॉलेज गोस, द वर्ड वक्त इज नॉट मेंशन्ड इन द कुरान एंड द वक्त इज नॉट about the religion Islam. Waqf is about the Muslim society. Waqf is about properties, lands, management, income and expenditure. So then the fundamental question is, Waqf a state subject or a religious subject? Should the Waqf board come under government or should be under the religious body? So is the fundamental debate before us is in this parliament now. We have been debating for the last 2 days whether it is a state subject or religious body. But this very same debate has been raging for centuries. In the 12th century, Egypt under a Muslim dynasty, the Mamluk dynasty, the state control of Waqf was objected by the Muslim clerics and jurists. But when the Turkish Muslim Ottoman dynasty took over Egypt, it was decided that Waqf should be under the control of state. तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मैराथन चर्चा चल रही है। 8 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन सहमति से ये समय जो है बढ़ा लिया गया है। चर्चा जारी है, वोटिंग भी आज ही हो जाएगी और इसके साथ ही साथ वो एक नया कानून जिसे लेकर सरकार लगातार कह रही है कि माइनॉरिटीज के राइट्स को सुरक्षित करने वाला ये कानून है, एक बड़े बदलाव वाला ये कानून है, वो अमली जामा पहनता हुआ नजर आएगा। अब राज्यसभा में क्योंकि चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख है। ये तल्ख तेवर क्या कहते हैं, किस तरीके से आर या पार की परिस्थिति बना ली है विपक्ष ने इस पूरे मसले को लेकर, हम विस्तार से बात करेंगे। तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा जारी है। सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस बिल से निश्चित रूप से उन मुसलमानों का, देश के उन मुसलमानों का फायदा होने वाला है जो गरीब हैं, जो पसमानदा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कई सवालों के जवाब आज देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आए हैं। कल जिस तरीके से मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला था, आज उच्च सदन में मोर्चा जेपी नड्डा साहब संभालते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भावनाएं हमारी कैसी है, नीति हमारी कैसी है, नियत हमारी कैसी है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को
जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो मोर देन 200 आवर्स हैव बीन स्पेंट ऑन द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक्टिविटीज, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब ये 200 आवर्स what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग विच यू से। तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए। और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए। तो जेपी नड्डा साहब ने मुखरता के साथ कहा कि जब आप डिस्कशन करते हैं, जब संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसमें तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। विपक्ष के पास सिर्फ कुतर्क है, हम तर्कों के साथ सामने बातों को रख रहे हैं। अगस्त 2024 में अगर इस बिल को सामने लाया गया था तो एक डिस्कशन हुआ, इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और अब तमाम तरीके से सारे सुझावों को आत्मसात करके इस बिल को सामने रखा गया है। ये बिल देश की भलाई के लिए है, न कि देश की बर्बादी के लिए। विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर देना चाहिए। सीधे तौर पर सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट है। आज दोपहर 1 बजे सदन की कार्रवाई में जब चर्चा शुरू होती है, 8 घंटे का समय था, देखिए 9 बज रहा है, 9 से ज्यादा हो गए, लेकिन चर्चा सार्थक चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस उम्मीद पर आज खास तौर से जब वोटिंग होगी तो और स्पष्टता के साथ ये सामने आ जाएगा कि सरकार जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी थी उसकी पूर्ति के लिए उसने हर संभव प्रयास किया और उसमें सफलता भी हासिल कर ली है। नंबर्स सरकार के पक्ष में है और इसीलिए सरकार इसे लेकर, इस बिल को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। नजर हमारी सदन पर भी बनी रहेगी। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ वक्फ संशोधन विधेयक सामने रखा गया है और ये एक बड़ा बदलाव होगा उन मुसलमानों के लिए, देश के उन गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए जिनके हक और हुकूक पर अभी तक जो लैंड ग्रेबर्स थे, जो जमीन को हड़पने वाले थे, उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था। कल जिस तरह से 8 घंटे का समय तय हुआ, लेकिन 12 घंटे की लगभग चर्चा होती है। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है। लग रहा है कुछ ऐसे ही हालात बनेंगे, लेकिन हालात चाहे जो भी हों, ये स्पष्ट हो चुका है कि कई लोगों की जो निजी संपत्तियां थीं, जिन पर वक्फ का जबरन अधिकार था, उन्हें वो संपत्तियां वापस मिल सकती हैं। उसके रास्ते खुलने वाले हैं। ये एक बड़ा बदलाव होगा, ये एक बड़ा कानून होगा। लगातार प्रतिक्रियाएं आई। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उनके शब्दों में सुनते हैं।
वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा जारी है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा साहब से। डॉक्टर साहब, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बहुत बड़ी चूक, और मैं कहता हूँ कुछ हद तक राजनीतिक लोगों ने अपने हित साधने के लिए इस वक्फ के कार्य को, इसकी परिभाषा को और इसकी कार्यप्रणाली को अपने हित में बनाने के लिए इसमें बदलाव किए थे। आज बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि ये हित, जिसके अंदर कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग, कुछ माफिया लोग, कुछ गैंगस्टर टाइप के से लोग वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग कर रहे थे, अपने हितों में उसे बेच रहे थे, लीज पर दे रहे थे। और वक्फ जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि इस ज़मीन के माध्यम से मुस्लिम भाइयों का उद्धार हो, उनके शिक्षा के लिए, उनके धार्मिक आयोजनों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनका उद्धार हो, उन किसी विषयों को आज इस बिल के अंदर नहीं छुआ गया है। बल्कि मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम कई संगठनों ने भी इसकी तारीफ़ की है कि ये हित मुस्लिमों के हित का, ये बिल जो लाया गया है मुस्लिमों के हित में है। और मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से ये अपेक्षित था। आज इस कमी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। वो कोई भी कार्य करते हैं मानव हित में होता है, देश हित में होता है। राजनीतिक लोगों को राष्ट्रहित के मुद्दों पर, मानवता के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा साहब, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश हित में काम करती है, ये जो बिल है वो देश हित में है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि ये बिल देश हित में है, लेकिन विपक्ष लगातार आंखें तरेर रहा है और कह रहा है कि इस बिल को सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है, धर्म में इसे हस्तक्षेप माना जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की कई प्रतिक्रियाएं, आपको याद होगा अखिलेश यादव साहब कल तो इसे वाटरलू बता रहे थे, लेकिन आज मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी उन्होंने बात की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहिबुल्लाह मोहित, क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरीके से इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आइए उन्हीं की बात सुन लेते हैं। ये सवाल और जवाब तो हम बहुत जेपीसी में दे चुके, पार्लियामेंट में दे चुके हैं। विरोध का आधार क्या है? अरे भाई, किसी धर्म समुदाय के ताल्लुक से आप कानून बना रहे हो और कानून का जो ड्राफ्ट तय हो रहा है उसमें उस धर्म का कोई स्कॉलर ना हो, ये लॉजिक है कानून लाने की? ये लॉजिक है जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दिए कि 2013 का कानून ना आता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अरे आप सुधार देते उसको। इतनी आपने 6 महीने में एक्सरसाइज की, पार्लियामेंट में रात 2:30-3 बजे तक लोग भूखे बैठे रहे। ये लॉजिक है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर गलत कानून लेकर आई थी, आप उसको सुधार देते, उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा सकते थे। वो बैठ करके इतना सारा सब करना देश में जैसे कोई कुछ फतह हो रही है। और आज क्या LOP साहब ने बयान दिया कि जब 4,000 जो है, 48,000 जो है जगह जो है वो चाइना की वो दवा, चाइना ने दवा ली है हमारी। तो हम ये वक़्फ़ का अपने भाइयों की ज़मीन के बारे में फैसला करके खुश हो रहे हैं, और चाइना हमारे साथ में घुस के बैठ गया और ज़मीन छीन रहा है, उस पर हम सीना नहीं ठोक रहे। हम तो अपने घर के लिए बहादुर हैं। चलिए इसी के साथ सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले क्या था फॉर्मेशन क्यों, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में, इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए। इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही,
जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का यानी दान का बिल है, ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं। जारी है जनमत और राज्यसभा में चर्चा भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही की तरफ। या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे ये मालूम होता है। और उनके जो 5 ये आपने पहले बजट में बताया था, तो 5 उनके स्कीम को बंद कर दिए। 5 स्कीम्स, एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिए, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन को देने का लोन वो भी बंद कर दिए, फ्री कोचिंग को बंद कर दिए, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स वो भी बंद कर दिए, उसके बाद स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज माइनॉरिटीज वो भी बंद कर दिए। ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते। अरे आप कम से कम इसको रिव्यू करके आप खर्च नहीं कर सकते? हर साल आपका बजट होता है, आपका फाइनेंशियल टारगेट होता है, उसी के साथ फिजिकल टारगेट होता है, तो आप देखने वाले नहीं हैं और बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। और बड़ी बात करने वाले कभी ऐसा मुझे लगता है ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग नहीं ओके डिलीटेड असत्य बोलने वाले लोग, ये भी छोड़ो, सत्य न बोलने वाले कर दो। नहीं भाई असत्य बोले तो सत्य से तो वही बात हो जाएगी जहां से आज का दिन शुरू हुआ था। माननीय पीयूष गोयल जी, घनश्याम तिवारी जी के अध्यक्षता में जो इथिक्स कमेटी है वो इसको एग्जामिन कर रही है। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा, उनके कोई सदस्य का आचरण ऐसा हो जाए तो कैसे काउंसलिंग की जाए, क्या नतीजा निकले। माननीय लीडर ऑफ दी अपोजिशन सर, देखिए 1995 एक्ट को इन्होंने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया। आज वही लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम नया कानून बना रहे हैं वो गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। तो उसके बाद में उनके जो भी लीडर्स है, मैं नाम पढ़ सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पहले हमारे नासिर साहब ने बताया पार्लियामेंट में कौन सपोर्ट करे, राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे, इनके लोग प्रेजेंट थे। आपने स्वीकार किया, रिकॉर्ड में है, फिर भी आप फिर उसको ये कहना चाहते हैं कि हमने नया लाया। नया कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्ट जो आपने लोगों को तबाह करने के लिए जो क्लॉजेस डाल दिए हैं वो आपने किया है। अब देखिए, सर्वे कमिश्नर and additional commissioner appointed to conduct the preliminary survey of work properties. आपने क्या कहा? Replace the survey commissioner with the government officer above the rank of collector. यानी कलेक्टर के हाथ में दिए। तो इलेक्टेड डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड मेंबर्स ठीक है ना सर? तो इलेक्टेड मेंबर्स को निकाल के वो ऑल मुस्लिम्स इलेक्टेड मेंबर रहते, अब ऑल नॉमिनेटेड, यानी
सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए ये बात आप कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। ये ऐसा ही अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉरपोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे बफे सिस्टम के जैसा, जो पहले आएगा वो खा लेगा। तो अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिलाएंगे। तो सर ऐसा ही अब किरण रिजिजू ने बफे सिस्टम रखा है, तो वहां पर जो पहले जाएगा वही अच्छा खाना खाएगा। लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है इनका। तो ये अरे से सबने खिलाया, उसके बाद ये सुन के बड़ा दुख होता है सर। एलओपी अगर बोल रहे हैं तो सर इस तरह बीच में डिस्टर्ब करना चाहिए सर। और एक सब गवर्नमेंट पहले की प्रोविजन जो था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ रिमेन्स वक्फ, ये था सर। अब क्या कर दिए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ। The district collector will determine ownership in case of uncertainty and update revenue records who reports to the state. ये कैसा करेगा साहब कलेक्टर, क्योंकि वो रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू लैंड्स उनके हाथ में रहते हैं, और वही अगर वहां पर बैठे इस पे न्याय करने के लिए, नेचुरली कलेक्टर अपने फेवर में करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड के फेवर में करेगा। तो इसीलिए इसको देखना चाहिए, जो जजमेंट देने वाला है वो, और वो खुद ही पार्टी है। ये सारी चीजें इसमें हैं। और दूसरी बात, पहले एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्ट बी मुस्लिम। अब क्या किया आप, एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल नीड नॉट बी मुस्लिम्स एंड 2 members मस्ट बी नॉन मुस्लिम। क्यों नॉन मुस्लिम्स को इसमें ला रहे हैं? क्या नहीं साहब, मैं पूछता हूं, तिरुपति में जो वहां पर ट्रस्ट है उसमें आप किसी मुस्लिम को डालते हैं? या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। किसी भी इतने मंदिर, इतने ये है, किसी में भी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं स्पेशल लिख के आपसे मांग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता और 5 मिनट 2 मिनट बोल लूंगा, खत्म कर। तो क्या, अरे भाई सर ये देखो, ये लखनऊ के हैं और इनके सब नेबर्स मुस्लिम है, कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारे सवाल दागते हुए, हालांकि अभी सरकार की तरफ से अब इस पर भी पक्ष रखा जाएगा। चर्चा लंबी चल रही है और ये कहा जा रहा है 2 घंटे का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है चर्चा को लेकर, और इसके बाद वोटिंग होगी। आइए कुछ और खबरों पर भी जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। हम बात अब करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता सरकार के दोहरे मापदंड की पोल खुल गई है। हावड़ा पुलिस ने राम भक्तों की शोभा यात्रा पर रोक लगाते हुए अंजनी पुत्र सेना की अर्जी ठुकरा दी है। कारण सुरक्षा चिंताएं, और बताया जा रहा है, सवाल यह है कि जब मजहबी जुलूस निकलते हैं, रैलियां बिना किसी रुकावट के निकल सकती हैं, तो फिर रामनवमी पर ही क्यों सरकार के लोग
डर जाते हैं, सरकार का प्रशासन डर जाता है, सरकार डर जाती है। क्या हिंदू त्योहार अब बंगाल में मनाना गुनाह हो गया है? ममता बनर्जी का हिंदू विरोधी रवैया कोई नई बात नहीं है। हर साल हर हिंदू पर्व पर रोक, पाबंदी और दमनकारी फैसले लेना ममता सरकार की पहचान बन चुकी है, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भुगतना भी पड़ा। याद होगा आपको किस तरीके से गो बैक ममता के नारे भी लगे थे वहां पर। आपको यह भी बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर डांका डाला गया हो। ममता राज में कई बार हिंदुओं को उनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने के लिए किस तरीके से यहां पर दमनकारी नीति अपनाई गई, किस तरीके से उनकी भावनाओं को कुचला गया। इतना ही नहीं, ज्यादा दिन नहीं बीते जब ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को ही गंदा करार दे दिया था, गंदा धर्म कहा था, और इसके बाद भी आलोचनाएं शुरू हो गई थी। यानी कहा जा सकता है कि ममता राज में केवल वही सुरक्षित है जो गैर हिंदू है, जो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचलना तो शगल बन चुका है पश्चिम बंगाल सरकार का। कब कब हुआ है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। 2022 में याद होगा आपको, जब दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि मुसलमानों का त्यौहार भी साथ का साथ चल रहा था, मुहर्रम भी उस वक्त चल रहा था, और इसलिए दुर्गा पूजा विसर्जन पर ही रोक लगा दी गई थी। 2023 में रामनवमी की शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद कई राम भक्त गिरफ्तार तक किए गए थे। 2024 में हावड़ा में फिर से रामनवमी पर बैन लगाया और हिंदू आस्था को ममता सरकार ने चुनौती दी। अब सवाल यह है कि बंगाल में राम भक्तों के लिए अलग कानून क्यों है? क्यों मुहर्रम या ईद और अन्य आयोजनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन जब कभी भी हिंदू त्योहारों की, हिंदू पर्वों की बात आती है, रामनवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा की बात आती है, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या ममता सरकार को सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करनी है? क्या ममता सरकार को हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं है? बंगाल में टीएमसी सरकार हिंदू विरोधी एजेंडे को खुलेआम लागू कर रही है। हिंदू समाज को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हिंदू समाज भी जाग चुका है। अंजनी पुत्र सेना ने साफ कह दिया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। देखना यह होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या न्याय होगा या फिर राजनीतिक दबाव में हिंदुओं की आस्था को कुचल दिया जाएगा? ये बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि मुद्दा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहां पर जहां हिंदुओं को आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है अपनी पर्वों और त्योहारों को खुलकर मनाने की। लेकिन एक तरफ देखिए, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार को भी झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसमें ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें 2500 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया तमाम अनियमितताओं से ग्रस्त थी और इसे दोषपूर्ण ठहराना पूरी तरह से न्यायोचित है। हालांकि कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने इस दौरान वेतन प्राप्त किया, उनसे कोई धनराशि वापस नहीं ली जाएगी। अदालत ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह व्यवस्थित तरीके से हुई गड़बड़ी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी यूं ही हो गई, बाकायदा व्यवस्थित तरीके से हुई गड़बड़ी का उदाहरण है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सरकारी नौकरियां बेहद सीमित होती हैं और लोग इन्हें पाने के लिए गंभीरता से प्रयास करते हैं। अगर जनता का विश्वास तंत्र से उठ गया तो लोकतंत्र का आधार ही कमजोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थी। अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि केवल 7 या 8 हजार लोगों ने ही गलत तरीके से नौकरी पाई थी। कोर्ट ने सरकार की सफाई को असंतोषजनक करार दिया और कहा कि उचित डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करके पूरा भी कर लिया जाए।
इस प्रक्रिया में उन ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों को छूट दी जा सकती है जिनकी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। इसके साथ ही साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो 8 अप्रैल को इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि ममता दीदी के राज में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार किस हद तक हावी हो चुका है, इसकी बानगी इस उदाहरण में, इस खबर में ही छिपी है। अब यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां यह दर्शाती है कि कानून की निगाहों से कोई बच नहीं सकता। आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आइए जरा आज के पोल की तरफ हम जल्दी से चल लेते हैं। हमने आज आपसे सवाल पूछा कि ममता बनर्जी की राजनीति में क्या अस्थिरता आएगी, तो देखिए आप में से 91% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल ममता बनर्जी की राजनीति में इस फैसले से एक बड़ी अस्थिरता आ सकती है। हालांकि 9% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। तो बड़े सवाल है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये उम्मीद की जाती है कि तंत्र पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, सरकार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, प्रशासन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अगर उसी तंत्र में जंग लग जाए तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोलना, जरूरी हो जाता है पारदर्शिता को मजबूती के साथ एक आधार देना। हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में जिस तरह से भ्रष्टाचार कहीं पर भी किसी भी कोने में हो रहा हो, तो आवाज उठाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या विपक्ष के लोगों की नहीं होती है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। समाज जब संचेतना जागृत करेगा तो फिर देश अपने आप ही स्वतः बदलेगा। इस उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।